नमस्कार। क्रिकेट के खेल में कहा जाता है कि जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंकी जाए नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब भारत के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने लगा है। मीडिया कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे होते हैं और नतीजा कुछ और निकलता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो सबको चौंकाने वाले हैं। तमाम एग्जिट पोल खारिज हो चुके हैं और जो जनता का फैसला है वो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर मैंडेट सामने आया है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं। जनता ने पहले से तय कर रखा था कि इसको सरकार देनी है और हुआ वही। हरियाणा में तमाम जो भविष्यवाणियां थी, तमाम एग्जिट पोल थे, उसको नकारते हुए सीधे सीधे बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली है। यह पहली बार है जब हरियाणा राज्य में किसी भी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की हो, यानी यह अपने आप में ऐतिहासिक है। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, तमाम जो भविष्यवाणियां थी उनके बावजूद, तमाम एग्जिट पोल, तमाम जो प्रोपेगेंडा, जो कैंपेन चलाए जा रहे थे, उनके बावजूद भी बीजेपी ने अब तक की सबसे शानदार जीत दर्ज की है। 90 में से 50 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं और जो कांग्रेस ने सीटें हासिल की है वो है 35। 3 सीटें निर्दलीय ने जीती हैं। निर्दलीय में भी 2 जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार हैं। हिसार से सावित्री जिंदल जो कि इंडिपेंडेंट जीती हैं, उनको बीजेपी ने बाहर कर दिया था। और इसके अलावा गन्नौर सीट से जो खट्टर के करीबी हैं देवेंद्र कादियान, उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की है। तो संभव है ये भी जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, यानी ये जो 50 का आंकड़ा है ये 52 तक पहुंच सकता है। और कांग्रेस का जो हाल है वो ऐसा ही है जैसे इससे पहले देखने को मिला। कांग्रेस फिर से 35 के आसपास लटक गई। अब हुड्डा जो लगातार तीसरी बार कोशिश में थे सत्ता वापसी के, लेकिन अब हुड्डा का खेल यहां पर खत्म होता दिखाई देता है। जैसा कि चुनावों से पहले हुड्डा ने गांधी परिवार से वादा किया था कि इनको आखिरी बार ये मौका दिया जाए कि वो लीड करें, उनको मौका दिया भी गया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। सिर्फ जाट अस्मिता और जाट राजनीति के आसपास ही हुड्डा की परिवार की राजनीति टिकी रही और नतीजा यह हुआ कि जो कांग्रेस आसानी से हरियाणा में जीतती हुई दिखाई दे रही थी, वो उसको एक गहरा तगड़ा झटका दिया बीजेपी ने। और जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट था वो यहां पर असली विजेता साबित होता है। अगर मैं एक लाइन में कहूं कि बीजेपी क्यों जीती तो इसका एक ही कारण है, वो है आरएसएस यानी संघ के कार्यकर्ताओं का माइक्रो मैनेजमेंट। वही माइक्रो मैनेजमेंट जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, वही माइक्रो मैनेजमेंट जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, जहां पर कांग्रेस आसानी से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए थे। वही आरएसएस संघ के कार्यकर्ताओं का माइक्रो मैनेजमेंट है कि हरियाणा में भी तमाम घोषणाओं के बावजूद, तमाम जो भविष्यवाणियां हैं उनके बावजूद भी बीजेपी ने शानदार, अब तक की सबसे शानदार जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी जो वोटर्स हैं उन्होंने क्रिस्टल क्लियर मैंडेट दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो 90 सीट है, 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस पार्टी थी उसने मात्र 6 सीटें जीती है। दोनों ही मिलकर करीब करीब 48 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा ज्यादा। 46 बहुमत का आंकड़ा है, 48 सीटें गठबंधन ने जीती है, यानी यहां पर सरकार आसानी से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाती दिख रही है। और जैसे कि घोषणा हो भी चुकी है कि आने वाले दिनों में जो उमर अब्दुल्ला है वो जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा मैंडेट आप कह सकते हैं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। पक्ष ये है कि जम्मू कश्मीर का जो वोटर है वो 2 अलग अलग संभागों में बटा हुआ है। अगर सही मायने में देखें तो कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरफा जीत हासिल की है और वहीं जो हिंदू बहुल जम्मू है वहां पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी ने भी अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है, 29 सीटें जीती है। कुल जम्मू संभाग में 29 सीटें,
2014-15 में बीजेपी ने सबसे शानदार और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, तब भी 25 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं और इसका मतलब यह है कि यह बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। यानी यह बीजेपी के लिए भी बड़े ही बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों से देखें तो 10 सालों से किस न किस तरीके से बीजेपी पहले सत्ता में थी पीडीपी के साथ, उसके बाद केंद्र कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के जरिए, राज्यपाल के जरिए, राष्ट्रपति शासन के जरिए सीधे सीधे शासन केंद्र कर रहा है, यानी वो भी बीजेपी के जरिए थे। तो एक तरीके से 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी। और ये भी माना जा रहा था, कुछ जो राजनीतिक पंडित थे वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी की हालत जम्मू में भी पतली होने वाली है। कश्मीर में तो खैर कोई जो वोटर्स का जो गणित है उसमें बीजेपी कहीं ठहरती नहीं है, लेकिन जम्मू में भी बुरी हालत होगी। लेकिन तमाम भविष्यवाणियों को पीछे धकेलते हुए जम्मू में भी, जम्मू संभाग में 29 सीटें जीतकर बीजेपी एक दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अगर हम पूरा जो वोटिंग परसेंटेज देखें तो उसमें भी बीजेपी सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा बीजेपी का रहा है। अब अन्य सीटों, अन्य पार्टियों का क्या हुआ? पीडीपी जो कि एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और पिछले 2014-15 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, और जो सत्ता में सीएम रही महबूबा मुफ्ती, वो मात्र 3 सीटों पर इस बार सिमट के रह गई। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं पीडीपी यहां पर खत्म होती दिख रही है। बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि जो परिवारवाद की पार्टी है उसका खात्मा होना चाहिए, तो एक परिवार तो यहां पर खत्म होता दिखाई देता है, वो है पीडीपी का। मात्र 3 सीटें जीती हैं और उसमें भी महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, बिजबिहारा, श्री गुफ्वारा बिजबिहारा से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव मैदान में थी, वो चुनाव हार गई भारी मतों से। सोचिए, इल्तिजा मुफ्ती के नाना जो थे, महबूबा मुफ्ती के पिता, वो 1961 से चुनाव जीते थे। उसके बाद महबूबा मुफ्ती वहां से जीती थी, उन्होंने अपनी बेटी को सीट दे दी, लेकिन वो जीत नहीं पाए। कम से कम पीडीपी का परिवार तो इस चुनाव में यहां पर खत्म होता दिखाई देता है। अन्य एक जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सज्जाद गनी लोन, वो किसी तरह अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे हैं। हंदवाड़ा सीट से वो मामूली अंतर से किसी तरह जीते हैं। अन्य चीजों में देखें तो इस बार एक जो पक्ष था वो ये था कि जो जमात की पार्टी हैं या फिर एआईपी जो कि बारामूला से सांसद हैं इंजीनियर रशीद, वो अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे, लेकिन उनको पूरी तरह से कश्मीर की जनता ने नकार दिया है। जम्मू में तो उनका कोई आधार नहीं था, लेकिन कश्मीर की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। यानी जम्मू के मन में भी क्रिस्टल क्लियर था कि उन्हें बीजेपी को जिताना है, कश्मीर के मन में भी क्रिस्टल क्लियर था कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था। हालांकि जो नंबर का गेम है कि कश्मीर में 47 सीटें हैं, जम्मू में मात्र 43 सीटें हैं, और चूंकि वो मुस्लिम बहुल ये प्रदेश है, तो यहां पर निश्चित तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गणित में बीजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है। हालांकि बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना, वो अपनी सीट से हार गए। अब जम्मू कश्मीर के नतीजों से क्या मुख्य बातें निकलती हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब जम्मू कश्मीर के इस नतीजों से जो मुख्य बातें निकलती है वो क्या है? पहला कि जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों ने क्लियर मैंडेट दिया है। कश्मीर के वोटर्स ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहिए, और जम्मू के लोगों ने बीजेपी को चुना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन की भारी जीत है, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से यहां पर तबाह होती दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में, तो मोदी से बड़े नेता राहुल गांधी हैं, और इसी आधार पर लगभग ब्लैकमेल करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 32 सीटें का हथिया ली थी कांग्रेस ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 92-90 में से 32 सीटें दे दी कि भाई आप चुनाव लड़िए, और 32 में से मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 60 से भी कम सीटों पर लड़ी और उन्होंने 42 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। यानी जो
नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर गठबंधन ना करती तो शायद ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती। यहां पर कांग्रेस की हालत हरियाणा में तो बदतर हुई है, जम्मू कश्मीर में भी बेहद बदतर प्रदर्शन कश्मीर कांग्रेस का रहा है। 2014-15 की तुलना में देखें तो उसमें से भी आधी सीटें इस बार कांग्रेस ने जीती हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ उनके साथ था, कार्यकर्ता तमाम साथ थे, और जिस तरीके से रैलियां कांग्रेस ने राहुल गांधी ने की वो भी कहीं काम नहीं आ पाई। तीसरी मुख्य बात, पीडीपी यहां पर खत्म होती दिखाई, जैसे मैंने कहा कि पीडीपी की राजनीति यहां पर खत्म होती दिखाई देती है। जो परिवारवाद की राजनीति है, मात्र 3 सीट पीडीपी किसी तरह जीत पाई है। जो टैली है उसमें नाम यहां पर दिखाई दे रहा है, जबकि बुरी तरह से यहां पर हारती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे पीडीपी का जो कैंडिडेट है वो चौथे 5वें नंबर पर है। और जैसे मैंने कहा कि पीडीपी के परिवार को आगे बढ़ाने की, राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही इल्तिजा मुफ्ती बिज बिहार से हार गई है। चौथी बड़ी बात, बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। पिछली बार 25 सीटें जीती थी, इस बार 29 सीटें जीती है, यानी ना सिर्फ नंबर बढ़ा है बल्कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का सबसे ज्यादा रहा है, 25.63 वोटिंग परसेंटेज बीजेपी ने हासिल किया है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटिंग परसेंट 23.44% है, जबकि पीडीपी का जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो उसका मात्र 9% रहा है। अब ये बीजेपी का प्रदर्शन है। हालांकि बीजेपी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। मसलन डोडा की सीट है, डोडा में पहली बार आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने जीत दर्ज की है। यहां पर अगर बीजेपी थोड़ा और मेहनत करती तो बीजेपी इस सीट को जीत सकती थी, लेकिन ये टैली में जुड़ जाता, 30+ हो जाते, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जीते हैं। हालांकि अगर देखें तो महराज मलिक को जो सेंटर में केजरीवाल से वो उनसे गुहार लगाते लगाते थक गए थे कि भाई उन्हें किसी तरह पैसे की मदद की जाए, संसाधन दिए जाएं। वो किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं वही जानते हैं, लेकिन महराज मलिक की यहाँ पर निश्चित तौर पर तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने इस सीट को निकाल लिया। बीजेपी एक और सीट थी नौशहरा, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव लड़े और वो हार गए। अगर वो यहां पहले से अंतिम समय में उन्होंने तय किया कि अब यहां से चुनाव लड़ना है, अगर वो पहले से तैयारी कर रहे होते तो ये सीट भी बीजेपी की आनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी ने रविंद्र रैना को हटा दिया। ये 2 सीटें ऐसी हैं जिनको सीधे सीधे कहा जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारी सीटें हैं जम्मू क्षेत्र में, जम्मू संभाग में, जिनको बीजेपी आसानी से जीत सकती थी, और बीजेपी का आंकड़ा 29 से बढ़कर 33-34 हो सकता था। यानी अभी भी संभावना है जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक जो सबसे बड़ा इस पूरे रिजल्ट में जो सबसे बड़ा मुख्य बातें हैं, जो निचोड़ है, वो ये है कि इस चुनाव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत हुई है। पूरे अगर कैंपेनिंग को देखें तो 370 मुद्दा नहीं था, स्टेट मुद्दा था, जो कि यूटी हटाकर उसको स्टेट वापस बनाएगा। 370 कहीं भी उस तरीके से मुद्दा नहीं बन पाया, और हर एक पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कश्मीर की जितनी केंद्रित पार्टी हो, या फिर जमात इस्लामी हो प्रतिबंधित, उसके समर्थित उम्मीदवार हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद की पार्टी के हो, हर कोई वोट डालने के लिए आह्वान कर रहा था। किसी तरह की कोई बॉयकॉट की कॉल पहली बार जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, ना कोई हमला हुआ, ना कोई धमकी दी गई, ना ही किसी कैंडिडेट को यह कहा गया कि वो चुनाव मैदान से हटे। बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड फियरलेस चुनाव ये पहली बार जम्मू कश्मीर हुआ। जीता जो जनता जिसको चाहेगी वो जीता, लेकिन यह तय है कि हर किसी को संतुष्टि है कि यह पहली बार इतना बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, और किसी भी पार्टी ने कोई एक भी उंगली नहीं उठाई किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट को लेकर। चुनाव आयोग पर, केंद्र सरकार पर, या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज पर कहीं भी सवाल नहीं उठा। तो निश्चित तौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद भारतीय लोकतंत्र का जो एज इट इज जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पूरी तरह से संविधान संपूर्णतया जो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, उसका नतीजा हमें इस लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखने को मिला है। और यही सबसे बड़ी जीत इस जम्मू कश्मीर के चुनाव की है। सत्ता किसके हाथ जाएगी, बीजेपी ने क्या किया, वो सब सेकेंडरी है। पहला लोकतंत्र की जीत, और तमाम जम्मू कश्मीर के हर एक वोटर की जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्री
जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जबरदस्त तरीके से 100% उनका विश्वास बढ़ा है, बना है, प्रगाढ़ हुआ है। यही सबसे बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर यही इन चुनावों का सबसे बड़ा मुख्य जो नतीजा है, निचोड़ है, वो यही है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। जय हिंद, जय भारत का लोकतंत्र।